हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद रुचि। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको जीके के 25 क्वेश्चंस ऐसे मिलने वाले हैं जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी एग्ज़ाम्स में, वो स्टेट लेवल पीसीएस हो या फिर वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, बैंक का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, वो हर एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्विज़ है, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं, खुद से भी आप इसका रिवीजन करते रहिए। ये 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जीके है ये। भारत के किस ओहदे को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है? ओहदा यानी कि पद, कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश। भारत के किस ओहदे को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है? जिनको भी आंसर आता है वो कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट का ABCD ऐसे करके। राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, प्रधानमंत्री को, उच्चतम न्यायालय को। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है C, प्रधानमंत्री को। भारत के संविधान के अनुसार भारत का कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री तथा संवैधानिक प्रधान भारत का राष्ट्रपति होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें सारे में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मृत व्यक्ति के स्मारक हैं? मृत व्यक्ति की याद में जो बनाए गए हैं वो स्मारक कौन है? ताजमहल है, बीबी का मकबरा है, इत्माद उद्दौला है, या सभी हैं? जो मृत व्यक्ति के स्मारक में बनाए गए होंगे, सभी को पता होगा शायद। ये है सभी। ताजमहल भी बनाया गया, बीबी का मकबरा भी बनाया गया, इत्माद उद्दौला भी मृत व्यक्ति के, मतलब कि किसी की याद में बनाए गए जब वो इस दुनिया में नहीं रहे तब। ताजमहल जो है ये मुमताज़ महल की कब्र तथा इसको शाहजहाँ ने बनवाया था। मुमताज़ महल की कब्र है, मुमताज़ महल की याद में बनाया था। ताजमहल को शाहजहाँ ने बनवाया था, यहाँ पे उनकी कब्र है। बीबी का जो मकबरा है ये गरीबों के ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। इसको आज़म शाह ने अपनी माँ दिलराज बानो बेगम की याद में बनवाया था। आज़म शाह शाहजहाँ का पोता तथा औरंगजेब का पुत्र था। तथा इत्मादुद्दौला में घियासुद्दीन बेगम की कब्र है जो जहांगीर के दरबार में मंत्री थे। इत्मादुद्दौला को घियासुद्दीन बेग की पुत्री नूरजहां ने बनवाया था। तो ये जो तीनों ही हैं आपके, ताजमहल, बीबी का मकबरा, इत्मादुद्दौला, ये मैंने आपको बता दिया किसने बनवाया था, किसकी याद में बनवाया गया था। तो ये आपके एग्जाम्स में इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे ताजमहल किसकी याद में किसने बनवाया था, या बीबी का मकबरा किसने किसकी याद में बनवाया था। इससे रिलेटेड आपके कई क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, सुशीम, दशरथ, सम्राट अशोक। कौन था बिंदुसार का उत्तराधिकारी? सम्राट अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी सम्राट अशोक थे, जो बिंदुसार के पुत्र तथा चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। बिंदुसार के पुत्र थे सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, यानी कि उनके दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? 1948, 1951, 1949 या 1950 को संशोधित किया गया पहली बार? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू किया गया था। इसको सर्वप्रथम 1951 में, ऑप्शन बी, इसमें बाई मिस्टेक ये डी आ गया है, सम्राट अशोक पहले वाला एक्चुअली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1951 में संशोधित किया गया था, जिसमें समानता, संपत्ति और स्वतंत्रता के नियमों में बदलाव और संविधान में नवी सूची जोड़ी गई थी। तो पहली बार संशोधन हुआ था 1951 में। निम्न में से किस नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है? हुगली, भागीरथी, दामोदर या गंगा? दामोदर को बंगाल का शोक के नाम से जिसे जाना जाता है, दामोदर को। ये जो है झारखंड के लातेहार जिले के छोटा नागपुर से उद्गम होती है। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट था एक, इसको किस वर्ष लागू किया गया था? 1919, 1921, 1923, 1916। उसको 1919 में लागू किया गया था। इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसके कई क्वेश्चन एग्जाम्स में आते भी हैं। इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तब ये रॉलेट एक्ट लाया गया था 1919 में।
अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप अपने घोड़े को किस नाम से बुलाया करते थे? ये काफ़ी लोगों को पता होगा, बचपन में एक हम लोग की पोयम भी थी महाराणा प्रताप के घोड़े और महाराणा प्रताप से रिलेटेड, रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। तो आप समझ गए होंगे इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन में इन्होंने दिया है बुलबुल, चेतक, बादल या हैग्रीव। तो इसका राइट आंसर है चेतक। महाराणा प्रताप के जो घोड़े का नाम था वो था चेतक। महाराणा प्रताप अपने घोड़े को चेतक नाम से बुलाया करते थे। 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, चेतक नाम था महाराणा प्रताप के घोड़े का। कड़म मल्लेश्वरी निम्न में से किस खेल से संबंधित थी? कड़म मल्लेश्वरी सभी को पता होगा, इनको मेडल भी मिला है। टेनिस, तैराकी, व्यायाम या भार उठाना। तो कड़म मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग यानी कि भार उठाने से संबंधित हैं। इनको ये वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। निम्न में से किस उपग्रह ने चंद्रमा का सबसे पहले चक्कर लगाया था? अपोलो 11, अपोलो 10, लूना 2, लूना 10। तो सबसे पहले चक्कर लगाया था लूना 10, सबसे पहले चंद्रमा का चक्कर लगाया था। निम्न में से किस बॉक्सर को द रियल डील के नाम से जाना जाता है? जो लुइस, इवैंडर होलीफील्ड, मोहम्मद अली, माइक टाइसन। फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, ये जो लोग एग्ज़ाम देते रहते हैं उन्हें पता होगा, ये जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी पता होगा, क्योंकि जीके की बुक्स में जनरली होते हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इवैंडर होलीफील्ड। द रियल डील के नाम से तथा माइक टाइसन को फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? लोथल, कालीबंगा, रोपड़, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का, ये लोथल में, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में था। लोथल अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे बसा है। वर्ष 1955-1962 के मध्य लोथल में खुदाई करवाई गई, जिसमें लगभग 2 मील के घेरे में बसे एक नगर के कुछ अवशेष प्राप्त हुए। लोथल की खुदाई करने पर यहाँ की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि यहाँ पक्की ईंटों का एक विशाल घेरा मिला था, जिसे राव महोदय ने जहाज़ों की गोदी बताया है। लोथल बस्ती अलग अलग टीलों में ना होकर एक ही दीवार के घेरे में बनी हुई थी। लोथल की खुदाई SR राव के निर्देशन पर की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिपि में लिखी गई है? तमिल, संस्कृत, खरोष्ठी, अज्ञात। ये अज्ञात, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक समझ में नहीं आई है, अभी तक ये अज्ञात लिपि है, क्योंकि इसको पता ही नहीं चल रहा है ये लिपि कौन सी है। क्योंकि सिंधु लिपि में 64 मूल चिन्ह, 250 से 400 अक्षर हैं जो सेलखड़ी की आयताकार मोहरों पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। प्राचीन भारत में कितने प्रकार के विवाह होते थे? दैव विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह या सभी? प्राचीन भारत में, तो प्राचीन विवाह भारत में सभी तरह के होते थे। दैव विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, उपरोक्त सभी विवाह के साथ कुल 8 प्रकार के विवाह सम्मिलित हैं, यानी कि टोटल 8 विवाह होते थे प्राचीन भारत में। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। इन विवाहों में ब्रह्म विवाह, दैव विवाह और आर्ष विवाह को विधि सम्मत विवाह माना जाता है, बाकी सभी विवाह को विधि सम्मत विवाह नहीं माना जाता है। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? अंकुश, ज्ञान प्राप्ति, धर्म प्रचारक, इनमें से कोई नहीं। ज्ञान प्राप्ति, बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति करने वाला होता है। गौतम बुद्ध जी का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था, जबकि गौतम बुद्ध जी ने अपनी 6 वर्ष की साधना के बाद 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध जी का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें सब बुद्ध के नाम से जानने लगे थे। बौद्धिक साहित्य की पहचान त्रिपिटक है। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन राजग्राम में किया गया था। बुद्ध धर्म शाक्य वंश से संबंधित है। क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि बुद्ध धर्म जो है वो कौन से वंश से है? ये शाक्य वंश से है। बुद्ध जी ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था, जबकि बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्ति का बोध गया में हुआ था। इच्छा सब कष्टों का कारण है, यह किस धर्म में कहा गया है? जो इच्छा होती है हमारी, ये किस धर्म में कहा गया है कि ये सब कष्टों का कारण है? हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, जैन धर्म में या बौद्ध धर्म में? तो ये कहा गया है जैन धर्म में। इच्छा सब कष्टों का कारण है या बौद्ध धर्म में कहा गया है? बौद्ध धर्म में कहा गया है।
बौद्ध जी के 4 सती निम्न हैं: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी। बौद्ध धर्म में बुद्ध, घमंड, संग मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। बौद्ध धर्म में अर्ध गुंबदाकार छत को स्तूप कहा जाता है। इस स्तूप का चैत्य भी कहा जाता है। इच्छा सब कष्टों का कारण है, ये बौद्ध धर्म में कहा गया, ऑप्शन डी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गौतम, अशोक, महावीर, बिंबिसार। महावीर जी को। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी को माना जाता है। महावीर जी जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव थे। फिर उसके बाद आदित्यनाथ को माना जाता है, और इनका जो पहला उल्लेख था ऋग्वेद में 22वें तीर्थकार अरिष्टनेमि के साथ मिलता है। 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ तक के जैन धर्म के, लेकिन महावीर स्वामी जी के द्वारा शिक्षा का विस्तार करके इसका नाम जैन धर्म कर दिया गया। जैन साहित्य को अंग कहा जाता है, जबकि बौद्ध साहित्य का त्रिपिटक कहा जाता है। मगध के उत्थान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? मगध का उत्थान के लिए अजातशत्रु, बिंबिसार, सिकंदर या बिंबिसार 2 बार ऑप्शन है, राइट आंसर भी बिंबिसार ही है आपका। अच्छा फ्रेंड्स, कई बार हमारे एग्जाम में भी ऐसा हो जाता है कि रियल जो उसका आंसर होता है, सही आंसर होता है, करेक्ट आंसर होता है, उसके ऑप्शन 2 होते हैं। तो उसमें से हम कोई भी ऑप्शन जो राइट में बी अगर है, जैसे इसमें बी और डी दोनों बिंबिसार है, तो हम बी या डी दोनों रख सकते हैं। तो वो हमारा जो OMR शीट चेक होती है वो उसको एज अ राइट ही आंसर लेती है। मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार को उत्तरदायी समझा जाता है। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व बैठा था। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने ही कर दी थी। बिंबिसार ने मगध की राजधानी राजगृह को बनाया था। अगला है, सिकंदर और पोरस की लड़ाई किस नदी के किनारे लड़ी गई थी? झेलम, गंगा, कावेरी या ब्रह्मपुत्र? तो ये लड़ी गई थी झेलम नदी के किनारे। सिकंदर और पोरस की लड़ाई झेलम नदी के किनारे हुई थी। इस लड़ाई में सिकंदर की विजय हुई थी, लेकिन पारस की बहादुरी देखकर सिकंदर ने इसके राज्य को वापस उसे सौंप दिया था। झेलम नदी को यूनानी भाषा में हाइडस्पीस कहा जाता है। किस मौर्य शासक ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था? अशोक, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जी ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। 305 ईस्वी पूर्व ये हुआ था। दोनों संधि की है ये। इस संधि में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी पुत्री की शादी सेल्युकस से कर दी थी, और इसे दहेज के रूप में एरिया, अराकेसिया और जडोसिया और पेरिपेमिस दाई को दिया था। अशोक के शिलालेखों में निम्न में से किसकी जानकारी मिलती है? विदेश नीति, जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, उपरोक्त सभी। अशोक के जो शिलालेख है उसमें सभी, विदेश नीति, जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, तीनों की जानकारी अशोक के शिलालेख में मिलती है या ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? जैसे कि अभी आपको पहले वाले में पता चल गया है, मगधी, संस्कृत, पाली या ब्राह्मी। ये ब्राह्मी लिपि में इसके जो शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के अभिलेखों में शहबाजगढ़ी और मानसेहरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। इनमें से कौन सी विद्यापीठ सबसे पुरानी है? नालंद, तक्षशिला, विक्रमशिला, इनमें से कोई नहीं। तक्षशिला ये विद्यापीठ सबसे पुरानी है। प्राचीन काल में गांधार जिला की राजधानी थी, जो वर्तमान में रावलपिंडी से 20 किलोमीटर दूर सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है। तक्षशिला मौर्य काल के पूर्व स्थापित किया गया था। विक्रमादित्य को किस नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त? विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को की माता का नाम दत्त देवी था तथा यह युग गुप्त काल का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, इसमें कई बार ऑप्शन थोड़ा 1-2 क्वेश्चन में गलत लिख गया है, बट जो एक्सप्लेनेशन है उसमें मैंने आपको राइट बता दिया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से विक्रमादित्य को जाना जाता है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। दिल्ली का कुतुब मीनार किसके शासनकाल में पूरा हुआ? फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर है इल्तुतमिश। दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा कराया, जबकि इसके निर्माण का प्रारंभ जो था कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार काकी के नाम से भी जाने जाते थे। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कुतुब मीनार की 4थी मंजिल को काफ़ी हानि हुई थी। ये 25वां लास्ट क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत का उदारक सुल्तान किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। उदारत यानी कि प्रभुता संपन्न सुल्तान इल्तुतमिश को कहा जाता है। इनको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के शाही संरचना के प्रमुख अंगों को सुव्यवस्थित इन्होंने अपने शासनकाल में किया था। तो फ्रेंड्स, ये 25 जीके के वो कॉमन क्वेश्चन थे। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है ऑप्शंस में, माफ़ कीजिएगा मुझे उसके लिए। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें मैंने आपको राइट आंसर बताया है।
उसको आप कंसीडर करिएगा। अगर जिन्हें मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चंस पसंद आए हों तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करा है, आई रिक्वेस्ट यू फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, उससे आपको आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलते रहेंगे। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।